पांडे बेचन शर्मा उग्र हिंदी के प्रेमचंद युग के सबसे विवादास्पद, सबसे बदनाम, अक्खड़, अलमस्त, मनमौजी कथाकार पांडे बेचन शर्मा उग्र। इनको याद कर रहे हैं विष्णु प्रभाकर जी। उनकी मृत्यु के एक दिन बाद 1967 में 1967 में पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की मृत्यु हुई। और उस मृत्यु के बाद विष्णु प्रभाकर जी के मन में उस लेखक के प्रति जो भावना थी, जो संस्मरणात्मक यादें थी, वो इस लेख में झलकता है। और जैसे कईयों को पता है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की लेखनी की एक विशेषता थी। वो ये थी कि उनकी कहानी, उपन्यास, उनका लेखन मनोरंजक और उत्तेजनापूर्ण तो था ही, काफ़ी विभिन्न और विवादास्पद भी था। व्यंजनाओं, लक्षणाओं और वक्रोक्तियों से काफ़ी समृद्ध था। और कई आलोचकों ने, कलावादी आलोचकों ने उनकी कहानियों को अश्लील, घासलेटी और कला विहीन घोषित किया। ऐसे थे उग्र। उनका नाम ही, उनका पेन नेम, जो जिस नाम से वो लिखते थे, वो ही उग्र रखा उन्होंने। उनकी भाषा में उग्रता झलकती थी। उग्र मतलब काफ़ी एक्सट्रीम, फियर्स, या फिर कहें प्रोवोकेटिव, काफ़ी सटायरिकल। भाषा जो उनके मुंह से निकलती थी, वो आम बातचीत में हो या साहित्य में, काफ़ी उग्र थी। उन्होंने एक उग्र नामक पत्रिका का संपादन भी किया और उन्होंने अपना पेन नेम, तुलिका नाम उग्र भी रखा। देखते हैं विष्णु प्रभाकर जी अपने इस संस्मरण में पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के व्यक्तित्व के किस पक्ष की ओर प्रकाश डालना चाहते हैं। उस दिन चिता पर रखे हुए उनके पार्थिव शरीर को अंतिम प्रणाम किया तो सहसा विश्वास नहीं आया कि वे अब फिर नहीं बोलेंगे। ऐसा लगा कि जैसे सो रहे हों। कुछ क्षण में उठ बैठेंगे और अपनी उग्र भाषा में भाषण देना आरंभ कर देंगे। मतलब कि जो व्यक्ति काफ़ी उग्र रूप से बातचीत करता था, वो आज उसके पार्थिव शरीर को देखकर ऐसा नहीं लगता, विश्वास ही नहीं हो रहा कि उनकी मृत्यु हो गई है। मुझे कई बार ऐसे लगा, विष्णु प्रभाकर जी को कई बार ऐसे लगा कि वे अब उठ बैठेंगे और अपने उग्र भाषा में भाषण देना आरंभ कर देंगे। उग्र जी का व्यक्तित्व असामान्य था। वह कभी भी भीड़ में एक बनकर नहीं रहे। देखो, भीड़ में चलना आसान काम है, बस भीड़ के साथ चलते जाओ। लेकिन जो अलग तरह से सोचता है, वो भीड़ से अलग अपनी लीक पर चलता है, दूसरों के बनाए लीक पर नहीं चलता। उनके अंतर्मन में कुछ ऐसी ग्रंथियाँ थी जो उन्हें सदा उद्वेलित और असंयत बनाए रखती थी। यदि वह लीक पर चलते तो उग्र कैसे होते। अब विष्णु प्रभाकर जी को लगता है कि उनके अंतर्मन में, बेचन शर्मा उग्र जी के अंतर्मन में कुछ ऐसी ग्रंथियां थी, उनका सोचने का एटीट्यूड कुछ ऐसा था कि उन्हें सदा उद्वेलित और असंयत बनाए रखती थी। वे हमेशा लीक से अलग चलते थे। ये मुमकिन ही नहीं था कि उग्र जैसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति लीक पर चले या भीड़ में एक बनकर चले। उनसे मिलने से पूर्व मैं उनकी प्रतिभा का कायल हो चुका था। तब शायद विद्यार्थी ही रहा होऊंगा। दिल्ली की मारवाड़ी लाइब्रेरी में चंद हसीनों के खतूत पढ़ने बैठा तो पढ़कर ही उठा। चंद हसीनों के खतूत बेचन शर्मा उग्र जी की एक काफ़ी फेमस नॉवल है। तो विष्णु प्रभाकर जी उस नॉवल को पढ़कर इतने प्रभावित हुए कि पढ़ने बैठा तो पढ़कर ही उठा। पुस्तक बहुत बड़ी नहीं है, परंतु उसकी भाषा, उसकी शैली और उसके दर्द ने मेरे किशोर मन को अभिभूत कर दिया। काफ़ी बड़ा नॉवल तो नहीं था, लेकिन इतना टचिंग था, उसकी भाषा इतनी तीव्र थी और उसके इमोशंस इतने तीव्र थे कि कंप्लीट कर कर ही विष्णु प्रभाकर जी उठ पाए। तो ये एक उपन्यास की सक्सेस है कि कोई हाथ लेता है उपन्यास, कोई नॉवल पढ़ने आप बैठते हैं और आप अगर अपने बाकी सभी काम छोड़कर उस नॉवल को ख़त्म करके ही उठते हैं, तो वो उपन्यास और उपन्यासकार का सक्सेस है। आज भी याद है कि मैं कई दिन तक भरा भरा रहा था,
कई व्यक्तियों से उसकी चर्चा की थी। इस क्षण उसके शब्द मुझे याद नहीं हैं, लेकिन विभोरता की यह स्थिति आज भी अंतर्मन पर अंकित है। मुझे अब भी याद है, जब मैंने चंद हसीनों के खतूत उपन्यास पढ़ा था तो मैं काफ़ी दिन तक भरा भरा रहा था, क्योंकि कहानी इतनी टचिंग थी, नॉवल इतना टचिंग था, उसकी कथा इतनी टचिंग थी कि मैंने उस नॉवल के बारे में कई व्यक्तियों से चर्चा भी की थी। और इस क्षण उसके शब्द मुझे याद नहीं हैं, लेकिन विभोरता की वह स्थिति आज भी अंतर्मन पर अंकित है। देखो, एक रचना कैसे एक पाठक को इतना प्रभावित कर गया कि बेचन शर्मा उग्र जी की जो उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत, उसे पढ़कर विष्णु प्रभाकर का मन इतना विचलित हो गया, कई दिनों तक दिल भरा भरा रहा, कई लोगों से उसकी चर्चाएं की। तो ये एक नॉवल का सक्सेस कितना हाई है, ये सूचित करता है। कई वर्ष बाद जनवरी 1941 में घूमता घामता मैं इंदौर जा निकला। तब तक लिखने लगा था और उन दिनों इंदौर से प्रकाशित होने वाली वीणा हिंदी के तत्कालीन मासिकों में प्रमुख स्थान रखती थी। मेरी कहानियाँ उसमें प्रकाशित हो चुकी थी। श्री कालिका प्रसाद दीक्षित कुसुमाकर उसके संपादक थे। मैं उनसे मिलने के लिए वीणा के कार्यालय में गया। वहाँ किसी व्यक्ति ने मुझे बताया, दीक्षित जी तो आज नहीं आएंगे, उग्र जी यहीं पर हैं, उनसे मिल लो। अब देखिए, यूँ हुआ संयोगवश विष्णु प्रभाकर जी की कहानियाँ उस समय एक काफ़ी चर्चित पत्रिका, एक जर्नल वीणा में छप गई थी और वे काफ़ी खुश थे इस बात से। और वीणा के संपादक कालिका प्रसाद दीक्षित कुसुमाकर से मिलने गए उनके दफ्तर में। वो दफ्तर कहाँ है? इंदौर में। 1941 की बात है। तो वहाँ जाकर पता चला कि जो संपादक है कालिका प्रसाद दीक्षित कुसुमाकर, वो तो नहीं है, लेकिन वहाँ एक व्यक्ति ने बताया कि उग्र जी यहीं पर हैं। उग्र जी उस समय काफ़ी फेमस थे एक नॉवलिस्ट के रूप में। तो विष्णु जी ने भी सोचा कि चलो उग्र जी से भेंट की जाए। काफ़ी एक्साइटेड हुए। मैं उत्फुल्ल हो उठा। अच्छा, उग्र जी यहाँ पर हैं। मैं काफ़ी एक्साइटेड हुआ, क्योंकि उग्र जी इतने फेमस थे और उग्र जी की जो नॉवल है चंद हसीनों के खतूत मैंने पढ़ रखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हुआ। आप किसी नॉवलिस्ट के नॉवल को पढ़ते हैं और आप जब उस व्यक्ति को आमने सामने पाते हैं तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, खास करके अगर आपको वो नॉवल काफ़ी टचिंग लगा हो तो वह बोले, जी हाँ, वह पीछे के कमरे में ठहरे हुए हैं। मैं सहसा साहस नहीं बटोर सका और जब उनकी ओर चला तब भी शरीर में कंपन था। देखा कि समिति के विशाल प्रांगण में एक अपेक्षाकृत ठिगने कद का व्यक्ति तहमत लगाए जोर जोर से माली से कुछ कह रहा है। तब मेरी पहली मुलाकात उस समय बेचन शर्मा उग्र जी से हुई। एक ठिगने कद का व्यक्ति है, ज़्यादा हाइट वगैरह नहीं है, ज़्यादा हाइट नहीं है उनका, और वे ज़ोर ज़ोर से कुछ माली से बोल रहे थे। बाल उसके कुछ लंबे हैं और उसने अपने दोनों हाथ पीठ पर बांधे हुए हैं। बार बार एक हाथ को तेजी से आगे बढ़ाता है और क्यारी की ओर इशारा करके माली से कुछ कहता है। अब देखो, पहली मुलाकात एक लेखक से हो रही है मेरी, और मैं काफ़ी प्रभावित था उस नॉवल से, चंद हसीनों के खतूत। और चंद हसीनों के खतूत लेखक उपन्यासकार उग्र जी से मिलने जब मैं पहुंचा तो वहाँ क्या देखता हूँ कि उग्र जी के बाल थोड़े लंबे हैं, ठिकने कद के हैं, और वो बड़े भारी शब्द में कुछ कह रहे हैं, माली को कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रहे हैं, गार्डनर को जो है। तो ये देखकर मैं ज़रा डर गया। डरते डरते पास पहुंचकर मैंने नमस्ते की। उन्होंने सहसा गर्दन उठाकर मेरी ओर देखा। मुख पर आवेश था, आंखें चढ़ी हुई थी। कुछ तल्खी से पूछा, तुम कौन हो? अब देखिए, जब हम किसी साहित्यकार से मिलते हैं तो हमें क्या लगता है कि काफ़ी पोलाइटली बात करेंगे वो, या फिर काफ़ी पॉलिश्ड होकर बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं। उस समय पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की रचनाएं काफ़ी फेमस थी। तो वो समय था जब उस समय हिंदी साहित्य जगत में प्रेमचंद जी छाए हुए थे। लेकिन लेकिन लोगों में ऐसी भी एक बातचीत थी कि वह युग प्रेमचंद जी का था, लेकिन लोक में उग्र की ही धाक थी। मतलब कि लोगों के मन में उग्र की रचनाएं काफ़ी पॉपुलर थी। युग चाहे प्रेमचंद जी का हो, प्रेमचंद जैसे
प्रेमचंद जी जैसे आपको पता है उपन्यास सम्राट हैं, एक युग ही, हिंदी साहित्य का युग ही प्रेमचंद के नाम पर है। लेकिन वहीं उसी समय उनके समकालीन पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की रचनाएं काफ़ी फेमस थी, लोग उसे काफ़ी पसंद करते थे। और यहाँ देखो, मुझे देखते ही वो बोले, तुम कौन हो? मैंने झिझकते हुए अपना परिचय दिया। कहा, अभी सुना है कि आप यहाँ ठहरे हैं, इसलिए दर्शन करने चला आया हूँ। अब देखिए, मैं डरते डरते साहस बटोर कर मैंने कहा कि मैंने सुना कि आप यहाँ ठहरे हैं, तो मैंने सोचा आपके दर्शन कर लूँ। उन्होंने कहर भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा और तीव्र स्वर में कहा, किस हरामजादे उल्लू के पट्टे ने तुमसे कहा कि मैं हरामजादा उल्लू का पट्टा यहाँ ठहरा हूँ? देखो, ये विष्णु प्रभाकर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आप एक लेखक से मिलने जा रहे हैं और वो अचानक इस तरह की प्रतिक्रिया करे। कैसे कहते हैं उग्र जी कि किस हरामजादे उल्लू के पट्टे ने, ऐसे गाली दिया कि किस हरामजादे उल्लू के पट्टे ने तुमसे कहा कि मैं हरामजादा उल्लू का पट्टा यहाँ हूँ। मैं तो एकदम अवाक रह गया, मतलब कि विष्णु प्रभाकर एकदम चकित रह गए। इतनी प्रतीक्षा तो नहीं थी, इतना तो नहीं सोचा था। सुनकर मेरी क्या दशा हुई इसकी कल्पना ही की जा सकती है। घोर आर्य समाजी, ये विष्णु प्रभाकर जी हैं जो काफ़ी आर्य समाजी हैं, काफ़ी अच्छे संस्कारों के हैं, सदाचार का उपासक थे और नौसिखिया लेखक। अब देखिए, विष्णु प्रभाकर जी जो लेखक थे वो तो घोर आर्य समाजी थे, काफ़ी अच्छे संस्कारों वाले थे, काफ़ी अच्छी वाणी बोलते थे, सदाचार का उपासक थे और उन्हें कुछ सूझा नहीं कि क्या कहूँ क्या ना कहूँ। उन्होंने मानो मेरी स्थिति को भांप लिया, मन ही मन मुस्कुराए भी होंगे। बोले, अच्छा तो तुम वही विष्णु हो जो कहानियाँ लिखता है? उग्र जी मुस्कुराने लगे मन ही मन, क्योंकि उग्र जी समझ गए कि इस प्रकार गाली देने पर ये जो आया है विष्णु प्रभाकर, वो शायद डर गया। तो मन ही मन मुस्कुराए, बोले, अच्छा तो तुम वही विष्णु हो जो कहानियाँ लिखता है? जी हाँ। तो मैंने कहा, हाँ जी हाँ, मैं वही विष्णु हूँ। लिखते रहो, ठीक है। देखो कैसे ठंडी सी प्रतिक्रिया की उन्होंने। हाँ अच्छा है, लिखते रहो, ठीक है। और फिर दो चार भारी भरकम गालियाँ देकर माली की ओर मुखातिब हो गए। अब देखिए, मैं वहाँ खड़ा हूँ और मेरे सामने फिर दो चार गालियाँ माली को दी और माली की ओर मुखातिब हो गए। मैं जान बचाकर वहाँ से भागा। उनकी प्रतिभा का मैं तब भी कायल था, लेकिन मैं भाषा से सहमत नहीं हो सका। मुझे उनकी प्रतिभा के बारे में अच्छा ज्ञान था क्योंकि मैंने उनके उपन्यास पढ़ रखे थे, लेकिन उनकी जो भाषा है, जो उनके बोलने का तरीका है, बिन मतलब गाली देने का जो तरीका है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं सहमत भी नहीं था। और मुझे लगा कि इस व्यक्ति के अंदर कुछ टूट गया है। तब मुझे एहसास हुआ कि ज़रूर इस व्यक्ति के अंदर कुछ टूट गया है और वह टूटन इसे काट रही है, वह उसे झेल नहीं पा रहा। ये व्यक्ति पर्सनली अच्छा भला आदमी है, लेकिन ये अंदर से टूट गया है, तभी तो ऐसे गालियाँ बक रहा है बिन बात की। गालियाँ उसी नपुंसक क्रोध का प्रतीक है। ये जो नपुंसक क्रोध है, उन्हें क्रोध आ रहा है अपनी परिस्थितियों पर, अपने समाज पर उन्हें क्रोध आ रहा है। शायद उसी की प्रतिक्रिया गाली के रूप में बाहर आ रही है। गालियाँ उसी नपुंसक क्रोध का प्रतीक है। आज भी मेरी यही मान्यता है। उनकी भाषा में जितना रोष आक्रोश था और वाणी में जितनी उग्रता और अभद्रता थी, अंतर में वह उतने ही दुर्बल थे और उस दुर्बलता को छिपाने के लिए ओज की चांदनी चढ़ाते रहते थे। मैं उस दिन ये समझ गया कि ये व्यक्ति जो उग्र है, जो बिन बात में गालियाँ देता है, अभद्र भाषा बोलता है, लेकिन जिसका साहित्य में अच्छी पकड़ है, ये ज़रूर अंदर से टूटा हुआ व्यक्ति है। तभी इसके अंदर से ये क्रोध एक नपुंसक के रूप में, नपुंसक आपको पता है ना, जो मेल भी ना हो फीमेल भी ना हो, तो ये क्रोध ऐसे आ रहा है क्योंकि बिन बात में गाली दे रहा है व्यक्ति। तो मैं समझ गया कि ये इसकी दुर्बलता है, ये अपनी दुर्बलता को छिपाने की कोशिश कर रहा है। शीशे पर चांदी चढ़ जाती है तो वह दर्पण बन जाता है। जैसे हम, जो दर्पण होता है जिसमें हम मुंह देखते हैं,
जो मिरर होता है वो तो प्लेन ग्लास पर जब चांदी चढ़ा दी जाती है, सिल्वर कोटिंग कर दिया जाता है एक साइड में, तब जाकर वो मिरर बन जाता है। लेकिन उस दर्पण में आदमी अपने को ही देखता है और जैसा देखना चाहता है वैसा ही देखता है, असली रूप को नहीं देख पाता। अब मुझे भी ऐसे लगा कि ये जो उग्र जी हैं वो अंदर से टूटे हुए व्यक्ति हैं, उनके अंदर काफ़ी बड़ा आक्रोश है समाज के प्रति, उनकी परिस्थितियों के प्रति। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी, ये परिस्थितियाँ हमें तभी समझ आएगी जब उनकी एक आत्मकथा है अपनी खबर उग्र जी की, उसमें उन्होंने खुलकर लिखा है कि कैसे उनका जन्म गरीबी में हुआ। ये 1900 की बात है, 1900 की बात है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में चुनार, मिर्ज़ापुर में। तो उस समय भयंकर भूख और दरिद्रता थी। ये ब्राह्मण पैदा हुए थे, लेकिन ऐसा था कि इनके परिवार के कई बच्चों की मृत्यु हो गई थी, अकाल मृत्यु, क्योंकि भूख के कारण। तो इनकी माँ ने इनको बेच दिया किसी दलित स्त्री को। देखिए, अक्सर तो उल्टा होता है, लेकिन इनके माँ ने, जो एक ब्राह्मण थी, उन्होंने इन्हें बेच दिया एक दलित स्त्री को, ऐसे उन्होंने अपनी आत्मकथा में कहा है। और इस ऐसे बेचे जाने वाले बच्चों को बेचन कहा जाता है, तभी ये उनके नाम के साथ जुड़ गया, पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो जिस व्यक्ति के नाम पे इस प्रकार का विशेषण लगा हो कि ये बेचन है, तो वो उग्र होगा ही ज़िंदगी में। तो उनके अंदर यही उग्रता बैठी हुई है, यही उन्हें कचोट रहा है, यही दुख उन्हें साल रहा है, जो गालियों के रूप में, जो नपुंसक क्रोध के रूप में बाहर आ रहा है। उसके बाद उनको खूब पढ़ा, उनके बारे में जाना, उनसे मिला, प्रशंसा और निंदा दोनों ही उनसे पाई, लेकिन अपनी राय बदलने का अवसर नहीं पाया। हमेशा यही लगा कि इस व्यक्ति को पारखियों ने पहचानने में गलती की है। और उसके बाद पहली मुलाकात तो उल्लू का पट्ठा वगैरह कहकर हो गया, लेकिन बाद में एक लेखक के रूप में मेरा और उनका मिलना कई बार हुआ। विष्णु प्रभाकर और उग्र जी का मेल मिलाप होता रहा, कई बार हुआ। और हमेशा विष्णु जी को यही लगा कि इस व्यक्ति को पारखियों ने पहचानने में गलती की है। पारखी कौन है? जो सच्चा हीरा पहचानता है, मतलब कि जो कसौटी पर कसने के बाद सच्चे हीरे को पहचान लेता है। तो यहाँ पारखियों से मतलब है जो साहित्यकारों में जो आलोचक हैं। जब कोई साहित्यकार कुछ लिखता है, उसमें जो क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं क्रिटिक्स, तो इन क्रिटिक्स ने बेचन शर्मा उग्र जी को पहचानने में गलती की। यही विष्णु प्रभाकर जी की राय है। और प्रतिक्रिया स्वरूप इसने अपनी उपस्थिति का अनुभव कराने के लिए इस अनगढ़ उग्रता को ओढ़ लिया है। अब इसके प्रतिक्रिया स्वरूप, चूंकि वो लिख रहे थे, अच्छा लिख रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आलोचक उनके लेखन को घासलेटी साहित्य, अश्लील साहित्य कह रहे थे, उस पर इस प्रकार की मुद्रा छाप रहे थे, तब इनके मन में जो प्रतिक्रिया हुई वही इनकी जो उग्रता है उसके रूप में बाहर आ रही है। ऐसा लगा विष्णु प्रभाकर जी को। उनको लेकर घासलेटी साहित्य के विरुद्ध एक आंदोलन चला। तत्कालीन समाज की जो स्थिति थी और आर्य समाज का घोर ब्रह्मचर्य वाला जो अति संयमी आचरण तत्कालीन प्रबुद्ध मानस को ग्रसे हुए था, उसमें उग्र जैसे व्यक्तियों को कोई कैसे समझ सकता था। देखो, उस समय की परिस्थितियाँ ही ऐसी थी। 1990s 30s 40s में जो बात थी, उस समय आर्य समाज की जो घोर ब्रह्मचर्य वाला जो अति संयमी आचरण की उपेक्षा की जाती थी लोगों से, अति संयमी, काफ़ी सेल्फ कंट्रोल्ड, लोगों का जो पर्सनैलिटी है, उनकी जो स्वभाव है, उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि ब्रह्मचर्य जैसे हो। मतलब अश्लील वगैरह कहना उस समय मान्य नहीं था, अश्लील कहना मान्य नहीं था, अश्लील पढ़ना मान्य नहीं था, सुनना मान्य नहीं था। और ऐसे में अश्लील लिख रहे थे उग्र जी, तो बड़े उग्र रूप से उन्होंने समाज पर चोट की और नग्नता को कला के जीने आवरण में ढकने का प्रयत्न नहीं किया।
अब देखिए विष्णु प्रभाकर जी कैसे एनालाइज करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करते हैं कि उग्र जी ने अगर अश्लीलता लिखा है तो वो इसलिए सामने आया कि उन्होंने उस अश्लीलता को कला के आवरण में ढकने का प्रयत्न नहीं किया। पॉलिश होकर, अंदर की नग्नता को छिपाकर अगर पॉलिश्ड बातें करते तो उग्र जी की रचनाओं को भी लोग मान्यता प्रदान करते, आलोचकगण। लेकिन उग्र जी ने ऐसा नहीं किया, जो है उसे वैसे ही लिखा। अश्लील है तो अश्लील लिखा। तो इसीलिए उस समय के ब्रह्म समाजी, ब्रह्मचर्य आचरण पसंद करने वाले लोगों को ये पसंद नहीं आई। बहुत वर्षों बाद चॉकलेट का फिर से प्रकाशन हुआ। चॉकलेट उग्र जी की एक कहानी संग्रह है। उन कहानियों को पढ़कर मैं उस पुराने आंदोलन से सहमत नहीं हो सका। निश्चय ही वे शिल्प की दृष्टि से सुंदर रचनाएं नहीं थी, लेकिन उनका उद्देश्य अश्लीलता का प्रचार करना भी नहीं था। अब चॉकलेट कहानियों का जो संग्रह है बेचन शर्मा उग्र जी की, वो जब विष्णु प्रभाकर जी ने कई साल बाद पढ़ा तब उन्हें लगा कि उसमें अश्लीलता है, लेकिन अश्लीलता का प्रचार करना उनका उद्देश्य कदापि नहीं रहा होगा, क्योंकि बातें उन्होंने ऐसे कही जिसमें अश्लीलता आ गई है, क्योंकि समाज में उस समय भी श्लील और अश्लील दोनों थे। लेकिन उनका आवरण बिना कोई लेकिन उस अश्लीलता को बिना किसी आवरण के उग्र जी ने प्रस्तुत किया। इसीलिए उनकी कहानी संग्रह चॉकलेट को घासलेटी साहित्य, अश्लील साहित्य कहा गया। लेकिन विष्णु प्रभाकर जी ने जब उसे निष्पक्ष होकर पढ़ा तब उन्हें लगा कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं उग्र जी ने नहीं कही कि अश्लीलता को बढ़ावा दिया जाए। उस पुस्तक की रिव्यू करते हुए मैंने ये दोनों बातें लिखी। न जाने उग्र जी को कैसे पता लग गया कि यह सब मैंने लिखा है। अचानक एक दिन कनॉट सर्कस में उनसे भेंट हो गई। बिना किसी भूमिका के मेरी ओर बड़ी गंभीरता से देखते हुए उन्होंने कहा, तुमने बड़ी संतुलित आलोचना की है, ठीक ही लिखा है। अब उनके चॉकलेट कहानी के बारे में जो मैंने रिव्यू लिखा उसके बारे में उनको पता लगा। उन्होंने पढ़ा और उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने बड़ी संतुलित आलोचना की है। संतुलित आलोचना मतलब निष्पक्ष होकर क्रिटिकल एनालिसिस किया है, कोई पक्ष लेकर नहीं। तो उन्हें शायद वो ओके लगा। मैं जानता हूँ वह बहुत प्रसन्न नहीं थे, लेकिन इन शब्दों ने मेरी उस धारणा को और भी पुष्ट किया कि इस आदमी को किसी ने समझने का प्रयत्न नहीं किया, और यह भी कि यह व्यक्ति समझे जाने की अपेक्षा रखता है। हर व्यक्ति रखता है, लेकिन कुछ है कि उपेक्षा पाकर अपेक्षा की चिंता नहीं करते। देखिए उस समय मुझे लगा कि ये व्यक्ति जो है इसे लोगों ने समझने में गलती की या फिर समझने का प्रयत्न नहीं किया। हर व्यक्ति समझे जाने की अपेक्षा रखता है। आप और हम सभी यही चाहते हैं कि हमें लोग समझें, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उपेक्षा पाकर समझे जाने की अपेक्षा की चिंता छोड़ देते हैं। जब कोई आपको अवॉइड करता है, उपेक्षा करता है, तो फिर आपको लगता है कि छोड़ो, कोई मुझे समझे या न समझे। तो शायद उग्र जी के साथ भी ऐसे ही हुआ। लोगों ने उनकी इतनी उपेक्षा की, उनके लेखनी की उपेक्षा की। एक तरफ जनता उनके साहित्य को बड़े चाव से पढ़ रही थी। आप देखिए 1920s 30s में जब एक तरफ प्रेमचंद जी की रचनाएं काफ़ी फेमस थी, दूसरी तरफ जो अश्लील साहित्य कहे जाने वाले बेचन शर्मा उग्र जी की रचनाएं भी लोग उतने ही चाहते थे। लेकिन आलोचक वर्ग बेचन शर्मा उग्र जी की रचना को एकदम अश्लील, अब भद्दा मानते थे। तो इसी से बेचन शर्मा उग्र जी काफ़ी रुष्ट थे। एक तो जन्म से ही उनके नाम से जो बेचन शब्द जुड़ा, उससे उन्हें काफ़ी तकलीफ़ पहुंचती थी, और दूसरी उनके साहित्य को इस प्रकार उपेक्षा की दृष्टि से आलोचकों द्वारा देखा जाना। लेकिन कुछ है कि उपेक्षा पाकर अपेक्षा की चिंता नहीं करते, और कुछ होते हैं कि उनके भीतर तीव्र प्रतिक्रिया होती है। तीव्र प्रतिक्रिया सदा तोड़ती है। देखिए यहाँ उग्र जी के अंदर भी तीव्र प्रतिक्रिया हुई।
उनकी उपेक्षा की जा रही थी तो उनके अंदर तीव्र प्रतिक्रिया होने लगी, रिएक्शन होने लगा, और वो नपुंसक क्रोध के समान बाहर झलकता था, क्योंकि हमेशा तीव्र प्रतिक्रिया तोड़ती है। आदमी के व्यक्ति को तोड़ने में ही ये जो तीव्र प्रतिक्रिया है, आपके अंदर अगर आक्रोश है, किसी के प्रति गुस्सा है, तो वो गाली के रूप में बाहर आएगा। आप इतने फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि सभी जगह आपका फ्रस्ट्रेशन झलकेगा। वही उग्र जी के साथ भी हुआ, ऐसा विष्णु प्रभाकर जी को लगा। उग्र जी की व्यंग्य करने की क्षमता और उनकी अनोखी शैली के विवेचन का यह अवसर नहीं है। मेरा ध्यान उनके व्यक्तित्व पर ही जाता है। उनकी भाषा को न सह पाकर भी उनके उग्र अहम और गतिमय व्यक्तित्व ने सदा मुझे प्रभावित किया। आगे आगे देखते हैं विष्णु प्रभाकर जी पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के व्यक्तित्व के किन किन उग्र पहलुओं को हमारे सामने उजागर करते हैं। फिलहाल आज्ञा चाहती हूँ। इसका अगला भाग शीघ्र ही अपलोड किया जाएगा। जुड़े रहिए।